हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लेक्चर 15 है हमारा लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013। तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लोकपाल और लोक आयुक्त जो होते हैं वो कौन होते हैं। तो लोकपाल एंड लोक आयुक्त आर इंडियाज एंटी करप्शन ombudsman at center and state level respectively to look into corruption charges against certain categories of public servants। तो सबसे पहले हम इसमें ombudsman को समझ लेते हैं क्या होता है। ombudsman जो होते हैं बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड पर्सन्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट बेसिकली कुछ अगर उनके अगेंस्ट चार्जेस लगते हैं तो उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो ऐसे ही लोकपाल और लोक आयुक्त जो हैं वो हमारे इंडिया के एंटी करप्शन ombudsman है। एंटी करप्शन मतलब भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, है ना, या भ्रष्टाचार के अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेंट आएगी तो उसको सुनने के लिए इनको नियुक्त किया गया है। लोकपाल जो होते हैं वो सेंटर में होते हैं, मींस सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेट करते हैं ये। और लोक आयुक्त जो होते हैं ये हर एक स्टेट के अंदर होते हैं, है ना। तो जैसे अगर हमारे यहाँ 28 स्टेट्स हैं अभी प्रेजेंट में, तो हमारे हर एक राज्य के अंदर एक लोकायुक्त का होना जरूरी है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, इनका बेसिकली काम क्या होगा, टू लुक इनटू करप्शन चार्जेस अगेंस्ट सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट। गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट में जो जॉब कर रहे हैं, है ना, कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी है, वो कौन कौन सी इनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं वो अभी हम आगे देख लेंगे। तो उनके अगेंस्ट अगर करप्शन चार्जेस लगते हैं तो उनको ये क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1950 में लागू हुआ था तब कॉन्स्टिट्यूशन में लोकपाल और लोकायुक्त का कोई क्या कहते हैं प्रोविजन नहीं था, बट डिराइव देयर पावर फ्रॉम द एक्ट एनेक्टेड इन द 2013, द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट। 2013 में इंडियन पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया था, एक एक्ट बनाया था जिसका नाम था लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट। तो वहां से इनको लोकपाल और लोक आयुक्त को जो है इस एक्ट के थ्रू पावर दी गई है। तो अब ये एक्ट क्या, सिंपली इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है, लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013 प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ लोकपाल एट द सेंटर एंड लोकायुक्त इन स्टेट्स। तो ये जो एक्ट है बेसिकली यही कहता है कि सेंटर पे, सेंट्रल लेवल पे एक लोकपाल होने चाहिए और स्टेट के अंदर लोकायुक्त होने चाहिए। ठीक है, फिर इनका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, इनके अधिकार क्षेत्र क्या होंगे, इनके पास क्या क्या पावर्स होंगी, तो ये सब कुछ जो हमारा लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट है 2013 में जो पास हुआ उसके अंदर ये सारी डिटेल जो है गिवन है, उसी को हम आज थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ेंगे। The Lokpal Act also called upon state to appoint Lokayukt within a year of its coming into force। और लोकपाल एक्ट में ये भी कहा गया है कि जब ये लोकपाल एक्ट जो है फोर्स में आ जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो उसके एक साल के अंदर स्टेट के अंदर लोकायुक्त को अपॉइंट करना जरूरी होगा। इसके पीछे हिस्ट्री देख लेते हैं एक बार कि लोकपाल और लोकायुक्त का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से शुरू हुआ। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था 1966 में, जब इंडिया के अंदर फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बनाया गया था। और इस कमीशन ने ये रिकमेंड किया था कि एक सेंट्रल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे दो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जो है वो होनी चाहिए। फिर उसके बाद लोकपाल बिल को लोकसभा में लाया गया 1968 में, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो गई थी, है ना। तो ये जो बिल है ये भी उस टाइम लैप्स्ड हो गया, वो पास नहीं हो पाया। उसके बाद बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए लेकिन ये बिल पास नहीं हो पाया। फिर द कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ये दो कमीशन थे। एक था कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा हमारा सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था। इन्होंने फिर से रिकमेंडेशन दिया कि नहीं, इस तरह की दो जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज हैं वो होनी चाहिए, या जो लोकपाल बिल है इसको पास किया जाना चाहिए। फिर आपने सुना होगा 2013 में ही बेसिकली जब 12-13 के आसपास इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट चला था, जिसको श्री अन्ना हजारे जी ने उसको लीड किया था और अन्ना हजारे जी इसमें अनशन पे भी बैठे थे। तो बेसिकली ये जो मूवमेंट था ये करप्शन के अगेंस्ट था और इसमें भी यही कहा गया था
कि लोकपाल जो बिल है उसको संसद में पार्लियामेंट में पास किया जाए। इनकी एक मांग ये भी थी, है ना। तो उस टाइम पे यूपीए गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, तो उन्होंने फिर लोकपाल और लोक आयुक्त बिल को 2013 में पास किया। तो लोकपाल के बारे में देख लेते हैं। लोकपाल क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे काम करता है, इनके अधिकार क्षेत्र में कौन कौन सी ऑफिसर्स आते हैं। तो लोकपाल के अंदर बेसिकली एक चेयरमैन होते हैं और मैक्सिमम 8 मेंबर होते हैं, ठीक है। तो पूरी एक तरह से ये कमेटी होती है जिसमें एक चेयरमैन होंगे और मैक्सिमम 8 मेंबर होंगे। Chairman of the Lokpal should be either the former Chief Justice of India or the former Judge of the Supreme Court or an eminent person। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको आगे। तो जो लोकपाल के चेयरमैन होंगे वो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर या रिटायर्ड जज हो सकते हैं, या इसके अलावा एमिनेंट पर्सन हो सकते हैं जिनके अंदर कुछ आउटस्टैंडिंग एबिलिटी है और उनके पास 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है। किसमें किसमें होना चाहिए? वो एंटी करप्शन पॉलिसी में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, विजिलेंस में, फाइनेंस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड बैंकिंग में, लॉ में या मैनेजमेंट में। तो ऐसे लोगों को लोकपाल का चेयरमैन बनाया जा सकता है। फिर जो चेयरमैन जो हम मेंबर्स की बात कर रहे हैं, है ना, मैक्सिमम 8 मेंबर्स हो सकते हैं। तो उसमें भी जो हाफ ऑफ द मेंबर होंगे वो जुडिशियल मेंबर्स होंगे। जुडिशियल मेंबर्स का मतलब ये है कि वो अपने पूरे कार्यकाल में कहीं ना कहीं जुडिशरी से जुड़े हुए होंगे। तो वो सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज हो सकते हैं, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के हो सकते हैं। तो जुडिशरी से जुड़े हुए जो लोग होंगे वो 50% होंगे मेंबर, और बाकी के जो 50% मेंबर होंगे वो SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज या वुमेन, इनमें से हो सकते हैं। अभी जो 50% नॉन जुडिशियल मेंबर्स हैं उनके लिए क्राइटेरिया वही है कि मिनिमम 25 इयर्स का उन्हें एक्सपीरियंस हो। किसमें? ये जो मैंने अभी आपको सबको बताया, एंटी करप्शन पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस, फाइनेंस, है ना। तो इनको मिला के बेसिकली हमारा क्या बनता है? लोकपाल बनता है। टर्म ऑफ ऑफिस की बात कर लेते हैं, इनके कार्यकाल की बात कर लेते हैं। तो लोकपाल के चेयरमैन और लोकपाल के जो मेंबर होते हैं इनका कार्यकाल 5 साल का होता है और टिल द एज ऑफ 70 ईयर्स, है ना, जो भी पहले हो जाए। 5 साल इनको लोकपाल के चेयरमैन या मेंबर की तरह काम करते हुए हो गए, तो 5 साल के बाद इनको एक तरह से रिटायर कर दिया जाएगा लोकपाल से, है ना। और दूसरा, या इन्होंने अपनी एज जो है 70 ईयर्स अचीव कर ली है तो भी इनको रिटायर किया जा सकता है। अपॉइंटमेंट, इनका जो अपॉइंटमेंट होता है मेंबर्स का, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट जो होते हैं इनको अपॉइंट करते हैं इनके मेंबर्स को। अब देख लेते हैं सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होते हैं। तो सिलेक्शन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो सिलेक्शन कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं, लोकसभा के स्पीकर होते हैं, लोकसभा में अपोजिशन पार्टी के जो लीडर होते हैं वो इसके सिलेक्शन कमेटी के मेंबर होते हैं, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, या उनके द्वारा किसी जज को नॉमिनेट अगर किया गया है तो वो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर होते हैं, या कोई भी एक एमिनेंट जूरिस्ट होते हैं। ठीक है। अब फॉर सिलेक्टिंग द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स, द सिलेक्शन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट अ सर्च पैनल ऑफ एटलीस्ट 8 पर्सन्स। अब ये जो सिलेक्शन कमेटी फॉर्म हुई, है ना, 5 लोगों की, तो ये एक फर्दर कमेटी बनाती है जिसको सर्च पैनल बोला जाता है, और सर्च पैनल में 8 पर्सन्स होते हैं। ठीक है। अब ये सर्च पैनल क्या करेगा? लोकपाल सर्च कमेटी वुड शॉर्टलिस्ट द नेम्स प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग एंड प्लेस देम बिफोर द सिलेक्शन पैनल। जो हमारा ये डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, DOPT, ये नेम्स इनके पास बहुत सारे होते हैं ऑल ओवर इंडिया से। तो लोकपाल सर्च कमेटी जो होती है, जो इन्होंने नेम दिया उसमें से शॉर्टलिस्ट करती है, और शॉर्टलिस्ट करने के बाद वो सिलेक्शन कमेटी को देती है। सिलेक्शन कमेटी उसमें से रिकमेंडेशंस जो है प्रेसिडेंट को देते हैं, और उसके बेस पे लोकपाल के चेयरमैन और लोकपाल के मेंबर का अपॉइंटमेंट होता है। कंडीशन देख लेते हैं इनके ऑफिस की। तो इनकी जो सैलरी अलाउंसेस हैं या अदर कंडीशंस हैं, है ना, चेयरपर्सन की और मेंबर्स की, वो किसके इक्विवेलेंट होती है? चेयरपर्सन जो है लोकपाल की, उनके जो भी सैलरी होगी वो इक्वल होगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, और जो मेंबर्स हैं उनकी जो सैलरी होगी वो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के इक्विवेलेंट होगी। ठीक है। ये जो मेंबर्स हैं या चेयरमैन है, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, दोबारा रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता इनका।
और ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल या गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते हैं, और जब तक ये लोकपाल के चेयरमैन या मेंबर रहेंगे तब 5 साल तक ये कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। अब इनका अधिकार क्षेत्र देख लेते हैं, लोकपाल के दायरे में कौन-कौन आता है। तो सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर आते हैं, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन ये है, अगर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, वो इंटरनेशनल चार्जेस हैं, सिक्योरिटी को लेके, एटॉमिक एनर्जी या स्पेस को लेके हैं, तो वो लोकपाल के दायरे में नहीं आएंगे। अदर चार्जेस होंगे तो वो लोकपाल के दायरे में आएंगे। इसके अलावा जो हमारे मिनिस्टर्स और मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, वो लोकपाल के दायरे में आते हैं। ग्रुप ए बी सी डी जो ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो इनके दायरे में आते हैं। बाकी के जो ऑफिशियल्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो इनके दायरे में आते हैं, है ना। और कोई भी ऐसा पर्सन है जो डायरेक्टर, मैनेजर या सेक्रेटरी है, किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऑफिस है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, उसमें अगर वो ये हैं तो ये सारे ऑफिसर भी लोकपाल के दायरे में आते हैं। और अगर कोई ब्राइब गिविंग और ब्राइब टेकिंग वाला केस होता है इन डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी के अगेंस्ट, तो वहां पे ये जो लोकपाल होते हैं, है ना, ये जो पूरा चेयरपर्सन और मेंबर्स होते हैं, ये मिलके इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसके बेसिस पे जजमेंट देते हैं अपना। ठीक, पावर्स देख लेते हैं लोकपाल की। इट हैज सुप्रिंटेंडेंस ओवर द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड गिव डायरेक्शन टू इट। ये सीबीआई को एक तरह से सुपरवाइजरी करते हैं और सीबीआई को डायरेक्शन दे सकते हैं। अगर इन्होंने कोई केस जो है सीबीआई को रेफर किया है, लोकपाल ने कोई केस जो है सीबीआई को रेफर किया है, तो उस केस का जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता जब तक लोकपाल का अप्रूवल नहीं होगा। ठीक है। लोकपाल के अंदर दो एक तरह से विंग होती है, एक इंक्वायरी विंग होती है, एक प्रोसिक्यूशन विंग होती है। इंक्वायरी विंग के पास जो पावर होती है वो सिविल कोर्ट के बराबर होती है। फिर ये जो लोकपाल होता है ये किसी भी ऐसी संपत्ति को कन्फिस्केट मतलब जब्त कर सकता है जो करप्शन के द्वारा अर्जित की गई है ना। भाई कोई पर्सन करप्शन में लगा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफिसर, और उसने बहुत सारी ऐसी संपत्ति जोड़ ली है, तो उसको ये उस एसेट्स को ये क्या कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं। इसके अलावा कोई पब्लिक सर्वेंट है जिसके अगेंस्ट करप्शन के चार्जेस लगे हैं, तो उसका ये ट्रांसफर कर सकते हैं और उसको सस्पेंड भी कर सकते हैं। It has the power to give direction to prevent the destruction of records during the primary inquiry. दूसरा इनके पास ये पावर भी होती है, क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे कि इनकी जो बेसिकली फंक्शन, इनका जो काम करने का तरीका होता है, उसमें एक प्राइमरी इंक्वायरी होती है। तो उसके जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं, है ना, जो भी ये रिकॉर्ड्स रखते हैं, तो ये उसको डिस्ट्रॉय, उसको डिस्ट्रक्ट करने का भी इनके पास पावर होती है। फंक्शनिंग देख लेते हैं इनकी। तो अ कंप्लेंट कैन बी मेड टू लोकपाल फॉर एन ऑफेंस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। एक हमारे यहाँ एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, तो उसके अगेंस्ट मतलब उसके थ्रू अगर कोई इनको कंप्लेंट मिलती है करप्शन की, तो फिर ये उसकी इंक्वायरी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लोकपाल क्या करेंगे, लोकपाल में ऑर्डर अ प्राइमरी इंक्वायरी बाय इट्स इंक्वायरी विंग और रेफर इट एनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाइक सीबीआई। तो जो इनकी इंक्वायरी विंग है वो सबसे पहले प्राइमरी इंक्वायरी करेगी, और कुछ केसेस में ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीबीआई को भी सौंप सकते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं तो इट में रेफर केसेस टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। हमारे इंडिया के अंदर एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी बना हुआ है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वेंट है, ऑफिसर्स हैं, उनके अगेंस्ट केस आता है तो उनको भी ये केस रेफर लोकपाल जो है कर सकते हैं। प्राइमरी इंक्वायरी जो है बेसिकली जो होती है, इंक्वायरी विंग करती है, वो 60 डेज के अंदर हो जाती है। फिर अ लोकपाल बेंच ऑफ नॉट लेस देन 3 मेंबर कंसीडर इट एंड आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू द पब्लिक सर्वेंट डिसाइड्स ऑन फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो जब प्राइमरी इंक्वायरी हो जाती है तो लोकपाल के जो बेंच है, मतलब जिसमें 8 मेंबर्स हैं और चेयरपर्सन है, तो मिनिमम 3 मेंबर होने चाहिए एक बार में प्रेजेंट। उन 3 मेंबर के सामने मिनिमम, हो सकते हैं सारे भी हो सकते हैं, है ना, तो 3 से कम नहीं होंगे। तो 3 मिनिमम 3 मेंबर के सामने ये पूरी प्राइमरी इंक्वायरी की रिपोर्ट रखी जाती है, और जो पब्लिक सर्वेंट है ना, जिसके अगेंस्ट चार्जेस लगे हैं, उसको भी मौका दिया जाता है कि वो भी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता है या नहीं। और उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है या नहीं है। इट में डिसमिस, इनिशिएट अ फुल इन्वेस्टिगेशन और स्टार्ट डिपार्टमेंटल
प्रोसीडिंग्स। ठीक है, तो इस तरह के एक्शन को ये आगे दे सकते हैं। अब ये जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है, पूरा अगर हम टोटल देखें 60 डेज प्लस इसके बाद जो अपॉर्चुनिटी दी जा रही है पब्लिक सर्वेंट को, ये बेसिकली 90 डेज में कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद अगर स्पेशल कोर्ट में ट्रायल्स चलने हैं, केस चलना है, तो वो 1 ईयर में कंप्लीट करना होता है। लेकिन कई बार 1 ईयर में नहीं हो पाता, तो उसका 1 साल के लिए जो है टाइम बढ़ा दिया जाता है लगभग। एक्सटेंशन कैन बी मेड बट द टोटल पीरियड कैन नॉट एक्सीड 2 ईयर्स। ठीक है, तो ये लोकपाल और लोकायुक्त की एक तरह से जो थी कार्रवाई थी। हमने इसमें लोकपाल की बात करी है बेसिकली, है ना? लेकिन लोकायुक्त क्योंकि स्टेट में होते हैं, तो फंक्शन पावर ऑलमोस्ट सेम है। तो इसलिए हमने लोकपाल की इसी में बात करी है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोकायुक्त को डिस्कस कर सकते हैं या उसको लिख सकते हैं। अब इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था, मतलब 2013 में ये पास हुआ, उसके बाद 2016 में एक अमेंडमेंट हुआ। द बिल अमेंड्स द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 इन रिलेशन टू द डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज बाय पब्लिक सर्वेंट। इसमें जो भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनके लिए एक बेसिकली अमेंडमेंट किया गया और उनको ये कहा गया कि वो जब भी अपना ऑफिस ज्वाइन करेंगे, तो 30 डेज के भीतर उनको अपना जो भी एसेट्स हैं, जो भी प्रॉपर्टी है, उसको डिक्लेयर करना होगा। तो वो क्या है, उसको एक बार मैं पढ़ देता हूँ। द लोकपाल एक्ट रिक्वायर्स अ पब्लिक सर्वेंट टू डिक्लेयर हिज एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जो भी उसके एसेट्स लायबिलिटीज हैं, और स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन जो भी हैं, सबका डिक्लेरेशन करना है ना? या स्पाउस के पास जो भी प्रॉपर्टी है, उसका भी डिक्लेरेशन करना है। Such declaration must be made to the competent authority within 30 days of entering the office. जब वो ऑफिस अपना ज्वाइन करेंगे तो 30 डेज के अंदर ये डिक्लेरेशन जो है उनको देना पड़ेगा। अब ये देखिए, यहाँ पे एक मैंने अभी बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ लगाई है लोकपाल के बारे में। ये अमर उजाला 18 अक्टूबर 2020 की न्यूज़ है। तो इसमें बेसिकली लिखा गया है, लोकपाल 4 केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों व कर्मचारियों के खिलाफ 1427 शिकायतें जो है मिली हैं। देखो, अभी हमने अधिकार क्षेत्र पढ़ा ना, लोकपाल के दायरे में कौन कौन आएगा, तो केंद्रीय मंत्री आते हैं, है ना? ठीक है, मिनिस्टर्स हो गए, फिर पार्लियामेंट के मेंबर और सांसद हो गए, और सरकारी कर्मचारी हो गए। तो इनके अगेंस्ट जो है पूरी 1427 शिकायतें मिली हैं, जिसमें से 1347 जो है उनको सुलझा ली गई हैं। ठीक है, तो इसको आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, 2019-20 के दौरान 1427 शिकायतें मिली हैं। इनमें से 613 राज्य सरकार के कर्मचारियों, जबकि कई सांसदों के खिलाफ भी शिकायतें मिली हैं। ठीक है, तो 245 शिकायतें केंद्रीय कर्मचारियों, 200 शिकायतें सरकारी कंपनियों और संविधानिक निकायों, न्यायिक संस्थानों के खिलाफ मिली हैं। ठीक है, तो इसको आप अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि कैसे लोकपाल जो है हमारा वर्क करता है, शिकायतें आती हैं उनके पास, और कैसे वो जो अब मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया उसके बेस पे वो शिकायतों का निपटारा करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। और इंडियन सिस्टम जो भी हमारा जो पूरा सिस्टम है, उसमें से एक तरह से करप्शन को हटाने का काम इनके द्वारा किया जाता है। तो आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।